मैम आंसर सेंड नहीं किया अभी तक आपको। हाँ अच्छा कर देते हैं। हम लोग उस दिन क्या कर रहे थे, कहाँ तक किए थे? कोटा सैम्पलिंग करना था शायद। मैम कोटा होगा, कोटा सैंपलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग का सब समझ में आ गया ना, कैसे कर रहे हैं? यस मैम। चलिए ठीक है। नॉन डेलिब्रेट पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। Quota sampling is quite frequently used in marketing research और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कहा जाए तो सैम्पलिंग मेथड है। देखो जैसे हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, हमारे जो रिजर्वेशन और ये सब की, यस मैम। हाँ उस तरह से डिवाइडेड है। इतने परसेंट सीट रिजर्वेशन फॉर दैट, इतना परसेंट सीट ऐसा रिजर्व्ड है, तो इस तरह से कोटा में डिवाइडेड है। अब उस कोटा के अकॉर्डिंग आपको सैंपल्स लेना है जो प्रपोर्शन, मतलब कहा जाए तो एक ढंग से वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जैसा हो जाता है। बट यहाँ पे जो कोटा होता है वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आता है। जैसे कोटा में जैसे आप 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, 35% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बेसिस पे तो रिजर्वेशन दे नहीं रहे हैं। तो ये जो होता है वो आज एक्चुअली हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सर्टिफाइड में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कुछ क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवीजन होता है, और उसमें आप बोल सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर उसका होगा। लेकिन कोटा में वो चीज नहीं होता। इसके बाद एक टर्म आता है स्क्रीन शेयर मैंने नहीं किया था। नो मैम। चलो देखो, कोटा सैम्पलिंग में ये टर्म है, कोटा वाइज डिवाइडेड है। जनरल मेरिट का सीट, स्पोर्ट्स का कोटा, एनआरआई कोटा, SC/ST कोटा, टोटल इतना है, तो ये चीज डिवीजन है। इसमें क्या स्टेप्स है? द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जिसके बेसिस पे आप डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भी बिहेवियर होगा वो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर नहीं होगा, ये नोट करना है। नोट करने वाली चीज ये है, अगर वो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर है और तब आपने जो सेगमेंटेशन किया है तब वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। द एडवांटेज ऑफ दिस, हाँ ये चीज बहुत फायदे वाली चीज हो जाती है कि इसमें कभी भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं होती। पॉपुलेशन किस स्टेट, किस वो फॉर्म से बिलोंग कर रहा है, कहाँ से है, उसका क्या टर्म सर्टिफिकेशन और जो भी आप करने वाले हैं, क्योंकि पहले से पता होता है। स्ट्रेटिफिकेशन याद है हम लोग क्या करते थे स्ट्रेटिफिकेशन में? पहले से हमें कैरेक्टरिस्टिक पता होता, यस मैम। पता होता था, है ना? इस यस डिस्ट्रिक्ट मैम। से बिलोंग कर रहा है, इस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, ऐसा कुछ है, ये स्टेट है, जो कुछ भी एक मालूम होता था, तब उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते थे या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। जो भी सेगमेंटेशन होता था वो पॉपुलेशन में सैंपल लेने के पहले से पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सैंपल लेने के पहले से पता होने की जरूरत नहीं है। किस डेटा से बिलोंग करता है, क्योंकि ये डेटा जैसे देखो, ये जो लिस्ट अप किया जाता है ये पहले से सीट्स इतना अवेलेबल है ये बताता है जनरल, और ये जो स्पोर्ट्स और ये बता रहा है ये पहले से सीट कितना अवेलेबल है ये बता रहा है। पॉपुलेशन में कितना जनरल मेरिट वाला आ रहा है, कितना स्पोर्ट्स वाला है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज इसका फायदा होता है, ये जजमेंट जो होता है वो बाद में होता है। देखो लिखा भी है, doesn't require any knowledge about the cell to which each population belong। ये आपको पता होने की पहले से जरूरत नहीं है। सेल उसी को बोल रहा है, ये जो सेगमेंटेशन किया है उसी को। द कोटा ऑफ यूनिट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सेल। ये जो सेल है ना, दिस कैटेगरी जनरल, स्पोर्ट्स, एनआरआई, SC/ST, तो इसको बोल रहा है। अब इसका नॉलेज पहले से होना जरूरी नहीं है, बट सर्टिफाइड रैंडम सैंपल नॉलेज पहले से होना ज्यादा जरूरी है।
तब आप सर्टिफिकेशन करेंगे। इट इज सिंपल टू एडमिनिस्टर, और जो भी है बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो सकता है। द नेसेसिटी ऑफ द रिसर्चर गोइंग टू वेरियस जियोग्राफिकल लोकेशंस इज अवॉइडेड एंड दस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली यहाँ पे कोटा डिस्क्रिप्शन जो सर्टिफिकेशन हमने पहले से किया था एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैसे करने की यस मैम, जरूरत नहीं है हम लोगों का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। होता। लिमिटेशंस, सबसे बड़ी बात ये रिप्रेजेंटेटिव होने का चांसेस कम है, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव तब तक होगा ना जब वेरिएशन जिस तरह डिफरेंट लोकेशन से आप डिफरेंट सेगमेंटेशन से सब कुछ लेने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं, तब वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। अदरवाइज वो रिप्रेजेंटेटिव होने का चांसेस नहीं है। बट हाँ, विद इन कोटा, अगर विद इन कोटा या फिर आउटसाइड कोटा भी करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गेट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल विद इन द कोटा as the selection depends entirely on the mood and convenience of the interviewer. सिंपल सी बात है, जिसका सिलेक्शन करना है, कोटा में है, रिजर्वेशन में है, उसमें से किसका सिलेक्शन करना है, 2 से 10 लोग हैं उसमें से जिसका सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू कर लो। रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस नहीं। रिप्रेजेंटेटिव आप जब एज अ होल पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे तभी वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, यहाँ लिबर्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, तो the works of words, सिंपल सी बात है, होगा ना। यस मैम, रिजर्वेशन वाला केस है। और इसी तरह का एक मेथड आपका स्नोबॉल है। स्नोबॉल जो है ये एक कहा जाए तो ओपिनियन जानना होता है किसी का भी, तब हम लोग स्नोबॉल, जैसे एक क्वेश्चन मान लो पूछा, 50 लोग हैं, यस सबका ओपिनियन जानना है, ठीक है। कोई एक जनरल क्वेश्चन पूछ दिया, सब लोग अपना उस पर ओपिनियन दे रहे हैं, और वो हम लोग देख रहे हैं कि क्या एज अ होल इज क्या पूरे पॉपुलेशन का क्या जो है ओपिनियन क्या है। उस तरह से अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लो बॉल। देखो, दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली नॉन प्रोबेबिलिटी तो है ही। यस मैम, इनिशियल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट सेलेक्टेड रैंडमली, जो भी आप, ये रैंडम सिलेक्शन है ही, पूरे क्लास में लोग बैठे हुए हैं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उस पर यस subsequent responded are being selected based on the opinion and referrals provided by the initial respondent. जो भी है, एक कुछ स्टडी पढ़ा है या कुछ स्टडी पे ओपिनियन पूछ रहा है, तो वो जो ओपिनियन दे रहा है वही है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इससे आपको एक जनरल टेंडेंसी पता चल जाएगी कि लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। So, एक फीडबैक वगैरह हो सकता है ना मैम? फीडबैक भी हो सकता है, बट वही फीडबैक, हाँ फीडबैक बोल सकते हो। किसी चीज का मतलब तो ओपिनियन देना भी तो फीडबैक ही होता है। हाँ, वही चीज फीडबैक, उसी तरह से ओपिनियन लेके हम लोग उसका जो वो करेंगे वो चीज स्नोबॉल है। कभी भी आपको जनरल ओपिनियन जानना हो किसी भी ग्रुप का तो वो स्नोबॉल होगा, है। ठीक है। तो यही चीज बता रहा है। The reference will have demographic and psychological characteristics that are relatively similar to the persons referring them. कॉलेज देखो, एग्जाम्पल है, कॉलेज स्टूडेंट ब्रिंग इन मोर स्टूडेंट ऑन कंजम्पशन ऑफ पेप्सी। The major advantage of snowball sampling is that it monitors the desired characteristic in the population. Yes, ma'am. है ना, बस इसमें Yes, ma'am. ओपिनियन है, क्या कर रहा है, बस ये जानना है, कुछ इससे ज्यादा जानना, मॉनिटर हो जाता है अच्छा से, बस मॉनिटर करना है। यस मैम। और इसीलिए लिया जाता है स्नोबॉल का बहुत ज्यादा यूज, जैसे कुछ सेमिनार वगैरह है, कुछ जनरल इंपॉर्टेंस का वैसा कुछ दिखेगा, उस तरह Yes, ma'am. पूछ रहे हैं और ओपिनियन ले रहे हैं, उस पे जो जजमेंट मिला उसके बेसिस पे एक रफ आइडिया देता है स्नोबॉल। ऐसा कुछ रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा पर्पसफुल नहीं है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है तो ऐसे भी पर्पसफुल बहुत नहीं है। यस मैम। स्नोबॉल है, एक ओपिनियन दे रहा है, एक जनरल टेंडेंसी बता रहा है, बट हाँ ये होता है कि एक रफ आइडिया मिल जाता है कि लोगों का ओपिनियन कैसा है। यस मैम। तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग। पैनल सैंपल्स जो है ये भी मार्केटिंग रिसर्च में यूज होता है, जिसमें पैनल प्रिपेयर किया जाता है। जैसे देखो,
Suppose that one is interested in knowing the change in the consumption pattern of household. कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंस हाउसहोल्ड का किसी भी लोकेलिटी में क्या है, ठीक है, या फिर क्या चेंजेस आया है। जैसे ऑब्वियस है कि पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, इनफैक्ट पिछले 2 ही साल को अगर ले लें तो जो भी कंजम्पशन पैटर्न है हर हाउस होल्ड का चेंज हो चुका है। उसी चीज को आप स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च के लिए, अब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली उसका मार्केट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट या फिर मार्केटिंग या फिर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका कंजम्पशन कहा जाए तो वो होने वाला है। अब इसमें से आप सैंपल्स ड्रॉ करोगे डिफरेंस हाउस होल्ड को, ठीक है, क्या पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है, किस तरह का जो टर्म हो रहा है, प्रोडक्ट है जो ज्यादा यूज हो रहा है, क्या है जो कम यूज हो रहा है। जैसे पिछले 2 ही साल में देखें तो क्या हुआ, सैनिटाइजर्स का, मास्क का, रिलेटेड जितने भी पीपीटी किट वगैरह का वो सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो कंजम्पशन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, कुछ भी आप ले सकते हो। उसमें क्या है और उसका क्या, उस तरह के इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए क्या किस तरह का अप्रोच होना चाहिए वो चीज, क्योंकि जहाँ ये चीज बहुत ज्यादा क्या कहा जाए, जो सिचुएशन पैंडेमिक की वजह से खराब हो, वहाँ ये चीज ज्यादा हो रहा होगा एज कम्पेयर टू जहाँ इसका इफेक्ट कम होगा। ये चीज हम लोग देखने के लिए या फिर कुछ स्टडी करने के लिए, मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो चेंज इन जो कंजम्पशन पैटर्न है वो हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो वो हम विद द हेल्प ऑफ पैनल सैंपल से करते हैं। और ये है क्या, वी आर टेकिंग सैंपल्स फॉर, एक कहा जाए कि आप पैनल प्रिपेयर कर रहे हैं किस तरह के प्रोडक्ट को यूज किया जा रहा है और जो चेंज आया है, जो शिफ्टमेंट आया है वो क्यों आया है, या फिर जो चेंज आया है वो कितना चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज या फिर रीजन ऑफ चेंज। सो ये स्टडी हम कर सकते हैं, रीजन भी चेंज के लिए कर सकते हैं और जो शिफ्टमेंट आया है, जो चेंज आया है वो क्यों आया है वो भी चेंज कर सकते, वो भी देख सकते हैं। तो अब देखो इसमें है क्या, पहले ये चीज आप अच्छे से ये दिमाग में बैठा लीजिए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने थे। सो डेलिब्रेट सैम्पलिंग जिसको पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोल रहे हैं, सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड पैनल सैम्पलिंग। मेरे हिसाब से देखो तो आप इन तीनों को ज्यादा फोकस करें, हालांकि मार्केटिंग के केस में है तो ये भी ध्यान देना होगा, बट जो ज्यादा यूजफुल है दैट इज डेलिब्रेटिंग, शॉपिंग और सीक्वेंशियल। हाँ, सीक्वेंशियल, स्नोबॉल, कोटा या पर्पसिव, ये तो बनाया गया है ना, शॉपिंग मॉल इंटरसेप्ट सैम्पलिंग, वो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग नीड बनाया गया है एंड पैनल सैंपल भी जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग नीड बनाया गया है, ठीक है। पहले सैम्पलिंग है नहीं, मार्केटिंग नीड के लिए। अब देखिए इसमें जो भी सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग का हम लोग 2 मेथड पढ़े थे, एक इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जितने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होंगे वो कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है एज कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हमेशा प्रेफर किया जाएगा एज कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस नहीं होता। और बायसनेस अगर आ जाता है तो कोई भी सैम्पलिंग मेथड है दैट इज नॉट दैट मच रिलायबल। तो यही चीज यहाँ बता रहा है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है उसमें यूनिवर्स बोलिए या फिर टारगेट पॉपुलेशन बोलिए या फिर पॉपुलेशन बोलिए, उस पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी एलिमेंट को इक्वल चांस दिया जाता है फॉर इंक्लूडेड इन सैम्पलिंग। केस में अगर ये इक्वल चांस मिल गया, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है देयर मस्ट नॉट बी बायसनेस, है ना। सो यहाँ बायसनेस भी अवॉइड हो जाता है। तो द रिसर्चर कांट एक्सरसाइज हिज डिसर्शन इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम, कुछ भी हो उस पर बायसनेस वाला कॉन्सेप्ट रिलीज कर, मतलब बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेते हैं तो। और यही 2 मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये ऑथेंटिक माना जाता है एज कंपेयर टू एनी ऑफ द सैम्पलिंग मेथड। दूसरे केस में आ जाओ और इसका एग्जांपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग,
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड यस मैम, और भी जो सैम्पलिंग मेथड्स है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमेशा वही सैम्पलिंग है जहाँ पे आप कुछ भी जजमेंट अपना अपना एक्सपर्टीज अपना कुछ रैंडम यूज कर रहे हैं जहाँ भी, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और इसमें हर एलिमेंट को, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि हर एलिमेंट को आप नहीं जानते, जिससे आप टारगेट पॉपुलेशन ही आपको नहीं पता होगा। जैसे यस मैम, अगर हम ओपिनियन लेना चाहते हैं आपके क्लास में, सपोज आपके क्लास में ओपिनियन लेते हैं, क्या उतना ही ओपिनियन लेना वैलिड है? नो मैम, क्योंकि आप उस एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। यस मैम, वो ग्रुप 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का हो सकता है, और भी बहुत लार्जर ग्रुप है, और उन सब लिस्ट अप हम किए ही नहीं है, उनके ओपिनियन में कहीं इन्वॉल्व हुए ही नहीं है, उनको कहीं पार्टिसिपेट कराए ही नहीं है अपने वो में। सपोज जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें कहीं उसका पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं मान सकते। यस, बट हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, ये हमेशा आपके कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, आपके यूज पे डिपेंड करता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रिजल्ट जो होगा ये हमेशा इस पे डाउटफुल ही रहेगा। यस, अब देखो इसके बाद सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग में अगर हम, ऑब्वियस सी बात है एरर, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था, हम पूरे यस मैम, पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्या पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर नहीं रहे हैं? नो मैम, करना पॉसिबल भी नहीं है। नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? गो विथ सैम्पलिंग। यस मैम, सैम्पलिंग अगर करेंगे तो देयर मस्ट बी सम सैम्पलिंग एरर। क्यों होगा? बिकॉज हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, देन जो भी रिजल्ट, जो भी कंक्लूजन, जो कुछ भी ऑब्वियस है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होगा। अब इसी चीज को आप सैम्पलिंग एरर बोल रहे हैं। पहला तो टर्म बोला जाता है कि सैम्पलिंग में इनहेरेंट होता है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग में इनहेरेंट है सैम्पलिंग एरर बिकॉज वी आर स्टडीइंग ओनली ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सो अब यहाँ पे एरर होगा। मैम इनहेरेंस मींस जेनेटिक्स वगैरह इनहेरेंट क्या मीन्स, मतलब? इनहेरेंट मीन्स इनबिल्ट होगा, यू कांट एलिमिनेट दैट थिंग। यस, ठीक है, तो उसमें वो इनहेरेंट है, मतलब वो इनबिल्ट है कि रहेगा ही, वैसे ही समझ लीजिए। क्योंकि आप पूरे, अब पूरे मान लो हम आपको देख रहे हैं और आपके बेसिस पे पूरी फैमिली को जज कर रहे हैं, यस मैम, तो क्या जजमेंट जो भी होगा वो कभी भी 100% रिलायबल होगा? नो मैम, नहीं हो सकता है ना। नो, आइडिया हम ले, चलो ठीक है ले सकते हैं, बट वो कभी भी 100% रिलायबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिर्फ एक को पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पोर्शन है जो हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए वो इनबिल्ट है, उसमें इनहेरेंट होगा कि जो भी हम जजमेंट लेंगे वो फॉर श्योर है कि 100% ट्रू नहीं है। नहीं, एरर, और जो एरर है दैट इज सैम्पलिंग एरर। तो आप इस एज अ एक डेफिनेशन भी बोला जा सकता है, सैम्पलिंग एरर इज इनहेरेंट इन सैम्पलिंग। अब वो जो सैम्पलिंग एरर है क्यों हो रहा है? अब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ साइज ऑफ द सैंपल। अब सैंपल साइज जितना कम हो, जैसे वही फैमिली वाला ले ले, मान लो आपके घर के 2-3 लोगों से ज्यादा से हम मिले, तो अब क्या होगा? जो ओपिनियन है मे बी थोड़ा चेंज हो जाए, यस मैम, हो सकता है ना, क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा और आइडिया। तो यही चीज है यहाँ, सैंपल साइज जो होता है ना, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे सैम्पलिंग एरर उतना कम होगा। कम होगा, हाँ, और जैसे जैसे आप पूरे पॉपुलेशन से मिल लेंगे तो सैम्पलिंग एरर 0 हो जाएगा, बट वो हम हमेशा करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सैम्पलिंग एरर इज द गैप बिटवीन सैम्पलिंग मीन एंड पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन में, ठीक है, सैम्पलिंग एरर जो है वो क्या है? पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का जो मीन आ रहा है उसका गैप को ही आप सैम्पलिंग एरर बोल रहे हैं। ठीक है, यस मैम, देखो सैम्पलिंग एरर का जो एग्जांपल देगा, सिंपल सी बात है, जो सैंपल का मीन है मतलब एवरेज मार्क्स, एवरेज किसी का अगर जो कंडीशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन, वो जैसे
कंपेयर कर सकते हो आप पूरे इंडिया का फाइनेंशियल कंडीशन और किसी पर्टिकुलर स्टेट का फाइनेंशियल कंडीशन। स्टेट को आप सैंपल ले लो, पूरे इंडिया Yes. का पॉपुलेशन ले लो, उसमें जो Yes. गैप है, दैट काइंड ऑफ एरर जो भी आ रहा है एरर, दैट इज सैम्पलिंग एरर। अगर पूरा पॉपुलेशन स्टडी करते तब जो मीन आता, और जो आप एक पॉपुलेशन के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं तब जो एवरेज आ रहा है, दोनों का जो गैप है दैट इज सैम्पलिंग एरर। हालांकि इससे भी थोड़ा ब्रॉडर है सैम्पलिंग एरर, बट फिलहाल आपके लिए इतना ही है ना। Yes. ज़्यादा तो इसमें इन्वॉल्व करना नहीं है। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा? नॉन सैम्पलिंग एरर वो एरर होगा सैंपल में नहीं होगा, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर जो होगा वो सैंपल में इनहेरेंट इनबिल्ट नहीं है, Yes. होगा वो केस में हो सकता है। एक मिनट रुको, तो हमें सिंटू से फोन कर
चलो, नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो क्या है? हम्म, ये देखो, नॉन सैम्पलिंग एरर, पहले तो हम लोग सैम्पलिंग एरर देख रहे थे। सैम्पलिंग एरर वो Yes. जो सैंपल्स में होगा, ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो ऐसा एरर होगा जो सैंपल्स में भी एराइज हो सकता है और नॉन सैंपल में भी रहे। मतलब अगर पूरा पॉपुलेशन स्टडी करते हैं तब भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है, अगर हम पॉपुलेशन के पार्ट को स्टडी करते हैं तब भी नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। अब इसमें देखिए है क्या, क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, one way of distinguishing between this non-sampling error and sampling error is that while sampling error relates to random variation which can be found out of the form sampling error, non-sampling error, sorry, systematic error. देखो, इसमें ये पूरा लंबा चौड़ा डेफिनेशन याद करने से ज्यादा अच्छा है आप सिंपली ये देख सकते हैं, जहां कुछ भी सिस्टमेटिक एरर हो, आइदर वो पॉपुलेशन हो, सैंपल हो, कुछ भी हो, पॉपुलेशन में भी एरर होगा और सैंपल में भी एरर है, दोनों में एरर अवेलेबल है, तो आप सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, जो भी नॉन सैम्पलिंग एरर है वो पॉपुलेशन में भी अवेलेबल होगा, सैंपल में भी अवेलेबल, Yes. दोनों केसेस में हो सकता है। लेकिन सैम्पलिंग एरर सिर्फ और सिर्फ सैंपल्स में ही हो सकता है, पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर कभी भी पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो दोनों में आ सकता है, बिकॉज ऑफ कुछ सिस्टमैटिक वे का हो या फिर कुछ भी स्टैंडर्ड केसेस हो, कुछ भी एस्टिमेट करने में किसी केस में नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको बस ये डिफरेंस याद रखना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग दोनों में आ जाएगा, और सैम्पलिंग एरर सिर्फ और सिर्फ Sample में है। Sampling frame error. Sampling frame is a specific list of population from which the sample for a study is being chosen. देखो इसमें क्या होता है, हम लोग जितना भी सैंपल पढ़ते हैं, सैंपल को पहले फ्रेम अप किया जाता है। जैसे हमारे पास अगर हम यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जितने भी यूथ हैं हमारे पॉपुलेशन में फ्रेमिंग उनका हो रहा है। अगर ये फ्रेम क्या होता है, जो लिस्ट अप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोर्स फ्रेम कर रहे हैं, तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट, जो टर्म्स है, वो चीज देख रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अब फ्रेम अप जो होता है वो लिस्ट है। जैसे मान लो हमें कोरोना केसेस देखना है, तो हम कोरोना केसेस वैसे लोगों का देखेंगे या फिर डिजीज का वो लिस्ट लेंगे जिसमें कोरोना वाले सारे हैं। अगर हम और भी लिस्ट अप उस लिस्ट को बड़ा कर लेते हैं, तो वो जो आएगा वो उस सैम्पलिंग फ्रेम में नहीं होता है, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रेम में वो नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि आपने जो ये सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, वो पूरे पॉपुलेशन यूनिट को लिस्ट अप करता है जिसमें आप सैंपल्स को चूज करते हैं। अब अगर वो फ्रेम गलत चूज हो जाए, सपोज आप क्या कर रहे हो, यूथ पॉपुलेशन का ओपिनियन जानना चाह रहे हो और आपने पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप ले लिया, सपोज वो 40 to 60 ले लिया, अब बताओ फ्रेम अप जो किया है क्या वो सही है? नो मैम, नहीं होगा। अगर फ्रेम गलत चूज कर लेंगे उसकी वजह से जो एरर होगा वो सैम्पलिंग फ्रेम एरर है। yes. ये चीज, मान लो क्रेडिट कार्ड होल्डर की बात कर रहे हैं और हम लोग उस लिस्ट को ले ही नहीं रहे हैं, डेटा बैंक से ले रहे हैं, बैंक का मान लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो फ्रेम जो ले लिए वो क्या हो गया, गलत फ्रेम हो गया। तो अगर ये गलत फ्रेम हो जाएगा, फ्रेमिंग गलत ले लिया, तो हमने सैम्पलिंग फ्रेम एरर ले लिया है। इज आइडेंटिकल पॉपुलेशन। अब देखो, और वही चीज मैं क्रेडिट कार्ड वाला लिस्ट ही लिए तो कोई सैम्पलिंग फ्रेम एरर नहीं होगा, है ना? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है नॉन रिस्पॉन्स एरर। मैम टाइम हो गया। अच्छा, नॉन रिस्पॉन्स एरर एक सिंपल टर्म है। नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है, हम बार बार पूछ रहे हैं एक ही रिस्पॉन्स, क्वेश्चन पूछ, सामने वाला आंसर देना ही नहीं चाहता है। जब आंसर नहीं देना चाहेगा तो क्या ऑप्शन है?
नहीं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता बना कोई दूसरे रिस्पॉन्स से। नहीं मिला, और उसकी Yes, वजह से हमारा जो सिलेक्शन था, मान ले हमने वो जो सिलेक्शन किया था वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग आया था, तो वो सैंपल हम yes, चुके हैं और उसमें से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो अब जो नॉन रिस्पॉन्स एरर होगा वो एरर होगा जो आपने रिस्पॉन्स किया ही नहीं है सामने वाले ने। आपने सैम्पलिंग में उन्हें लिया तो था, बट वो उसमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर, रिस्पॉन्ड नहीं दिया कुछ। इसलिए ठीक है, यही है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, एरर से भी तो क्वेश्चंस हैं आपके, यस मैम। अभी तो क्वेश्चंस एग्जाम में भी और भी होने ही वाले हैं। केस स्टडीज का कुछ टॉपिक दिया हुआ है ना बुक में? कुछ दिया हुआ है, ज्यादा है या कम है? कम ही है, ज्यादा नहीं। 4-5? 4-5 तो है। तो उसमें से कुछ 1-2 केस स्टडी कर ही लेना, ठीक है ना? अभी खैर 1 महीने है ना आपके पास एग्जाम में। वो आएगा तो दिख जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तब तो फिर उसके बाद ऑप्शन भी है, यस। वो एनालाइज। केस मैम एक ही साथ दे दिया है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 है मैम। 7 केस स्टडी है? 7, 8, 9, 10, 12 है मैम। 12? चलो, तो अच्छा खासा दिया। वो लास्ट में ही केस स्टडी मैम। 8 चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा सैम्पलिंग करके। हाँ हाँ, सैम्पलिंग वाला हो जाएगा। हाँ, तो 8 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा। और क्रॉस वो टेबुलेशन भी एग्जाम के टाइम तक हो सकता है। हो ही जाएगा मैम। चलिए ठीक है फिर। यस मैम। फिर मैम